नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। सबसे पहले यहां पर बात हम करेंगे बिहार के मजदूरों से जुड़ी हुई जो खबर है उसकी, क्योंकि तमिलनाडु में जो हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने के जो मामला था, उस मामले में बिहार पुलिस ने अमन कुमार नाम के एक शख्स को जमुई से गिरफ्तार किया है। जहां पर तमिलनाडु पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किए हैं, वहीं बिहार पुलिस ने ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक को 3 महीने तक सारी जानकारी इसको लेकर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें डिलीट ना किया जाए। और साथ में आर्थिक अपराधों की धाराओं के तहत भी बिहार पुलिस जो है इसमें मामला दर्ज कर रही है। बीजेपी और डीएमके के बीच हिंदी भाषी मजदूरों पर फर्जी हमले को लेकर सियासत चल ही रही थी कि अब बिहार में जमीन तलाशते रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चेन्नई पहुंचे, स्थानीय मजदूरों से मुलाकात की। अगर ये फेक न्यूज भी है तो भैया कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं? उन लोगों को भी आपको चिन्हित करना होगा और उन लोगों के साथ भी कड़ी कार्रवाई आप लोगों को करनी होगी। अगर कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो अगर सही है तो वो गलत है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार के अधिकारियों का डेलीगेशन भी इससे पहले त्रिपुर में हिंदी भाषी मजदूरों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाता दिखा, लेकिन डर अब भी इनके मन में समाया हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ आज। लेकिन वापस आएंगे? थोड़ा इधर माहौल थोड़ा खराब हुआ था। अभी ठीक है ना? अभी ठीक नहीं है। ठीक होगा तो हम लोग आएंगे। मार काट का फर्जी वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ, उससे तमिलनाडु में हालात बिगड़ने लगे। वहां की फैक्ट्रियों में 25 लाख के आसपास उत्तर भारत के मजदूर काम करते हैं। वो घबरा गए। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू होने लगी। ऐसे में तमिलनाडु और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया। तो अब बिहार के जमुई से अमन कुमार नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। उस पर सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो शेयर करने का आरोप है। सोशल मीडिया या दूसरे माध्यम से अफवाह फैलाने वालों की धरपकड़ के लिए बिहार पुलिस ने 10 अधिकारियों की विशेष टीम बनाई है। तमिलनाडु की एसआईटी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को तलाश रही है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हैं। तमिलनाडु पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक राष्ट्रीय दैनिक भी शामिल है। इधर बिहार पुलिस अफवाहों से दूर रहने की सलाह दे रही है। और वीडियो को जारी किया गया जिसमें था कि बिहार के रहने वाले लोगों के साथ में वहाँ के स्थानीय निवासी मारपीट कर रहे हैं, जबकि यह पाया गया कि झारखंड एवं बिहार के बीच की घटना है। इसमें तमिलनाडु का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा तमाम उकसाने वाले, भड़काने वाले मैसेज और पोस्ट भी वहाँ किए गए हैं और उसके संबंध में भी जो है हम लोगों ने 4 लोगों पर नामजद जो हमारे गड़बड़ पोस्ट थे, वीडियो थे, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु सरकार ने अगर वक्त रहते कार्रवाई न की होती तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट के सहारे हिंसा भड़काने की ये पहली कोशिश हो। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और हिंसा भी हुई है, लोगों की जान भी गई है। लेकिन कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व बच निकलते हैं। पटना से मनीष कुमार के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। हमारे 2 सहयोगी इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पटना से मनीष कुमार हमारे साथ हैं और निहाल किदवई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आता हूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तमिलनाडु की टीम भी देख रही है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है डाले गए। बिहार में भी इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। ये जो व्यक्ति को पकड़ा गया है, इनके बारे में क्या और पता चल पाया है? क्या इन्होंने ही शुरुआत की सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालने की? देखिए, बिहार पुलिस ने पहले तो सबसे बड़ा इस पूरे मामले में जो फेक वीडियो चले, वो जो फैक्ट चेकर हैं ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर, उनको इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है।
उन्होंने एक तरह से आप कहिए कि तमिलनाडु और बिहार पुलिस दोनों का काम अपने काम से उन्होंने आसान कर दिया। जब एक के बाद एक उन्होंने जब वो जो भी वीडियो सर्कुलेशन में थे उनकी सच्चाई बतानी शुरू की, जिसमें अधिकांश या कहिए कि सभी वीडियो नकली निकले या पूर्व के घटनाओं के निकले। उसके बाद पहले तमिलनाडु पुलिस ने कार्रवाई की, उन्होंने कुछ लोगों को अपनी प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया और उसके बाद बिहार पुलिस ने बिहार के अंदर से उन सभी वीडियो को एक तरह से एनालाइज करना शुरू किया, जिसमें 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया, जिसमें अमन कुमार हैं। उन्होंने जमुई के वो निवासी हैं और जमुई से उन्होंने कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उस पर डाले। इसके अलावा एक सच तक, एक प्रयास न्यूज के हैं, एक सच तक न्यूज के मनीष कश्यप है, जो हमेशा विवादों के घेरे में रहते हैं, उनको भी इस प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और पुलिस का कहना है कि इन सबों के खिलाफ 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके पास में पर्याप्त सबूत है। इसके अलावा तमिलनाडु पुलिस की भी कार्रवाई चल रही है। तमिलनाडु पुलिस की जो विभिन्न टीमें हैं वो दिल्ली और देश के अन्य राज्यों का दौरा कर रही हैं कि जिन लोगों ने भ्रामक वीडियो डाले थे, जिसके कारण इतना ज्यादा सामाजिक तनाव बढ़ा या लोगों के बीच में इतने भ्रम की स्थिति रही, उन लोगों को उनके साथ पूछताछ की जाए और उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन कार्रवाई से उनके अंदर में एक डर बनाने की कोशिश हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो अब डिलीट भी कर दिए हैं। ताबिश जी बिल्कुल इसको अब देखा जा रहा है मामले को। मनीष जी शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। निहाल के पास चलते हैं। निहाल, आप बताइए कि वहाँ पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस तरह से हो रही है। और हमने देखा कि जो वहाँ पर काम करते हैं हिंदी भाषी लोग, उनके मन में भी एक थोड़ा संशय इसको लेकर पैदा हो गया था। हमने देखा बड़ी भीड़ भी नजर आई स्टेशन पर, तो वो अब इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं जो अब कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? देखिए, तमिलनाडु पुलिस ने सबसे पहले इसमें कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की थी और तमिलनाडु पुलिस की टीम दिल्ली पहले ही पहुंच गई है और वो लगातार जांच कर रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जिस तरह से तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में जो सच है उसको सामने लाने की कोशिश की, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब से थोड़ी देर पहले जब मैंने त्रिपुर और कोयम्बटूर इन दोनों जगहों पर अपने कुछ जानने वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो लोग इंडस्ट्रीज़ में गए थे, वहाँ पर जैसे पहले काम हो रहा था, सामान्य तौर पर काम चल रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से वीडियो शेयर हुए, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, इससे थोड़ा संशय की स्थिति पैदा हो गई। लोग डर गए, परिवार वाले जो बिहार में हैं, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में है वो डर गए, वो कॉल करने लगे। जब अपने जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में, तो उनमें एक डर जाहिर है कि ऐसे हालात में पैदा हो जाते हैं और वो हुए भी। कई लोग डर की वजह से भी बाहर गए अपने घर से। और इस वक्त चूंकि होली का वक्त है और होली के वक्त आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग हैं बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से अपने गाँव जाते हैं होली मनाने के लिए। तो एक होली की भीड़ जो होती है वो सामान्य भीड़ थी, उसमें कुछ लोग डर के वहाँ पर उस भीड़ में शामिल हो गए। अब इस वजह से इसको भी अगर वक्त रहते तमिलनाडु सरकार का अगर कार्रवाई नहीं करती तो शायद इसको भी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा सकता था और यह असामाजिक तत्वों के हाथ ये वीडियो भी अलग ढंग से पेश किया जा सकता था उनके जरिए। और इसीलिए पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। हालात वहां पर बहुत बेहतर हैं और जैसे सामान्य तौर पर काम हो रहा था वो हो रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना होगा कि होली के वक्त, खास करके होली और दीपावली के वक्त प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ज्यादातर मजदूर अपने गांव चले जाते हैं। इस बार भी अगले 10-15 दिनों में प्रोडक्शन निश्चित तौर पर कम होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही मजदूर वापस लौटेंगे तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने यह भरोसा भी दिलाया है और जो डेलीगेशन बिहार और झारखंड से गया उसने भी मजदूरों से बातचीत की और लगातार वहां पर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी आप बताइए निहाल के जो एक डेलीगेशन बिहार की तरफ से गया हुआ है वो किस तरह से बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं, वो किन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको भी देखना था कि वहाँ पर कैसे हालात हैं। ये डेलीगेशन के साथ साथ जो स्थानीय पुलिसकर्मी, जो स्थानीय प्रशासन है उसके लोग भी हैं। कल वो लोग त्रिपुर गए थे जहां के बारे में सबसे ज्यादा वीडियो और अफवाह फैलाई गई थी। वहां पर उन लोगों ने बातचीत की। हमने देखा कि कई सारे परिवार वहां पर मौजूद थे। मजदूर के कुछ परिवार वहां पर रहते भी हैं जो काफी अरसे से वहां पर रह रहे हैं, तो वो लोग सब वहां मौजूद थे। सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे और सबों ने मिलकर सबको समझाया बुझाया। तकरीबन 45 मिनट से 1.5 घंटे तक ये मुलाकात का दौर चला
चला। और साथ ही साथ आज कोयंबटूर में ये सारी टीम थी, जो डेलीगेशन बिहार से गया हुआ आज कोयंबटूर में था, और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास कोयंबटूर कलेक्टर दफ्तर पर एक बैठक हुई और वहां पे जो स्थानीय मजदूर हैं उनको बुलाया गया, जो स्थानीय नेता हैं उनको भी बुलाया गया, और साथ ही साथ जो बिहार के मजदूर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, इंडस्ट्रीज के लोग मौजूद थे, और सब ने यह भरोसा दिलाया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 25 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबरर्स वहां पे हैं, और सोचिए कि अगर वो डर गए तो प्रोडक्टिविटी कितनी वहां पर उस पर असर पड़ेगा। और इसलिए सरकार पहले दिन से यह कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि तमिलनाडु का जो विकास है उसमें ये माइग्रेंट लेबरर उसके साझीदार हैं, उसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। और इसलिए पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, आप कभी भी चले जाएं त्रिपुर में, कोयंबटूर या चेन्नई के आसपास श्रीपेरुम्बदूर के जो इलाके हैं, वहां आप देखेंगे कि ये सभी अधिकारी कैंपों में जाते हैं जहां पर ये मजदूर रहते हैं, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। स्थानीय जो ट्रांसलेटर हैं उनको भी साथ में लेकर के जाते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति वहां बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर को कम से कम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रेस्पॉन्स करना चाहिए। और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की अफरा तफरी फैलाई है, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार उनको बख्शने नहीं जा रही। बिल्कुल शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो स्थिति बिल्कुल ठीक है वहाँ पर, और जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उनको भी इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके लिए चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर इसको लेकर भ्रामक वीडियो डाले गए उनको भी अब जो है पुलिस देख रही है कि इस तरह की बातें जो हैं वो कहाँ से फैलाई गई और क्यों फैलाई गई। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं जो कि बिहार से ही है। यहाँ पर सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित आवास पर पूछताछ की, और इसके बाद मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के साथ इस संबंध में पूछताछ की कार्रवाई होगी, जिसकी पुष्टि आज तेजस्वी यादव ने की है। जैसे सीबीआई टीम के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर आने की खबर आई, आरजेडी कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में जमा हो गए। उस समय वहां तेज प्रताप यादव तो थे, लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन में एक कार्यक्रम के बाद सीधे विधानसभा पहुंच गए, लेकिन उन्हें सब जानकारी थी। सीबीआई की टीम जो है न्यूज के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है, और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, तो देखिए हम लोग तो निश्चिंत हैं, और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। ये दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले ग्रुप डी में नौकरी देने का मामला है, और लालू परिवार का दावा है कि रेलवे ने कभी इसे धांधली या घोटाला नहीं माना। ये प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए, तो घोटाला किस बात की भाई? जो कारनामे आपने किए हैं उन कारनामों की सजा तो मिलेगी, और जांच से आपको डर लगता है तो आप उसको 24 का आपातकाल तो लगाने वाले लोग के साथ आप सरकार में हैं। जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया उन्हीं के साथ तो आप सरकार चला रहे हैं, तो हम पर यह आरोप न लगाए। हाँ, हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। हालांकि 4 घंटे के पूछताछ के बाद जैसे सीबीआई टीम निकली, राबड़ी देवी भी विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने पहुंची। सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। काम का हुआ मैम, बार बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को। अरे हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग, बोलेंगे। अब मंगलवार को लालू यादव से पूछताछ होगी, और अगले हफ्ते तेजस्वी यादव को इस मामले में कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायकों की बैठक में ये तय हुआ है कि जो माणिक साहा हैं उन्हें ही फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो होंगे। और ये आपको बता दें कि पेशे से डेंटल सर्जन हैं, और साहा 2022 में पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, और एक बार फिर से इनके नाम पर यहाँ पर मोहर जो है वो लगाई गई है। और बीजेपी के विधायकों की बैठक में यहाँ पर यह तय किया गया है कि इनको ही जो है ये जिम्मेदारी आगे भी दी जाएगी। माणिक साहा ही फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होंगे।
तो त्रिपुरा में बीजेपी के विधायकों की बैठक जो है वो हुई यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, और उसमें यहाँ पर यह तय हुआ कि डॉक्टर माणिक साहा को फिर से यहाँ पर त्रिपुरा में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी, एक बार फिर से इनके नाम पर ही मोहर यहाँ पर जो है वो लगी है। हमारे सहयोगी रतनदीप ने जानकारी दी है कि अब से कुछ देर पहले ही वहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि ये फैसला किया गया कि डॉक्टर माणिक साहा, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, उन्हें ही फिर से पार्टी कमान सौंपेगी। उन्हें ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। और हालांकि बीच में ये बात जरूर आई थी, कुछ विधायकों की ओर से, कुछ नेताओं की ओर से कहा गया था कि प्रतिमा भौमिक, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, जिन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा था और एक बहुत ही मुश्किल जो सीट थी बीजेपी के लिए, वहां से वो जीत करके आई हैं, तो क्या उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि चूंकि डॉक्टर माणिक साहा और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने त्रिपुरा में चुनाव लड़ा था और वहां पार्टी ने एक बार फिर से बहुमत प्राप्त किया है, इसलिए फिर से उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी जाए। 8 तारीख को सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इनकी मौजूदगी में डॉक्टर माणिक साहा फिर से एक बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और अखिलेश जी, हालांकि अभी बहुत जल्दी है, लेकिन इनकी कैबिनेट कैसी होगी, उसमें कुछ बदलाव होंगे या वहां पर भी जो है, जो इससे पहले लोग थे उन्हीं को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं? देखिए, ये एक दिलचस्प प्रश्न है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री पहले थे, क्योंकि बीजेपी वहाँ के जो आदिवासी समाज है उसको साधना चाहती थी और इसीलिए वहाँ के जिग्नेश्वर बर्मन को जो जिम्मेदारी दी गई थी उप मुख्यमंत्री पद की, लेकिन वो खुद अपना चुनाव इस बार हार गए। तो ये बीजेपी को तय करना होगा कि किसी को मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए। क्या प्रतिमा भौमिक उप मुख्यमंत्री हो सकती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न हवा में तैर रहा है। और साथ ही उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 2 सप्ताह के भीतर उन्हें लोकसभा या फिर विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। यानी उन्हें तय करना होगा कि वो राज्य की राजनीति में रहें या फिर केंद्र की राजनीति में रहें। केंद्र में वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये उठेगा कि क्या सामान्य विधायक के तौर पर वो राज्य की राजनीति में जाना पसंद करेंगी या फिर वो केंद्र में ही मंत्री रहना पसंद करेगी। तो ये पार्टी का फैसला होगा, और क्या फैसला होगा इसके बारे में जल्दी ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो बड़ी खबर आ रही है, त्रिपुरा में एक बार फिर से डॉक्टर माणिक साहा को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री पद की। जी, शुक्रिया अखिलेश जी इस सब जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि यहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी के विधायकों की बैठक में तय किया गया कि डॉक्टर माणिक साहा को फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। और माणिक साहा जो है अभी मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से इन पर जो है भरोसा यहाँ पर जताया गया है। और 2022 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे और पेशे से डेंटल सर्जन है माणिक साहा, और एक बार फिर से इनके नाम पर यहाँ पर मोहर लगी है। तो यहाँ पर त्रिपुरा में ये जो जिम्मेदारी है एक बार फिर से यहाँ पर माणिक साहा को दी गई है और यही अब सीएम जो है यहाँ पर आगे होने वाले हैं। दो 2022 में पहली बार जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था डॉक्टर माणिक साहा को, और इस बार बीजेपी का प्रदर्शन जो है त्रिपुरा में अच्छा रहा। उसके बाद फिर से इनके नाम पर जो है मोहर लगी है और ये तय किया गया कि माणिक साहा ही आगे भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय चौधरी उर्फ उस्मान को यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। यूपी पुलिस के मुताबिक उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मी पर गोली चलाने वाले विजय कुमार उर्फ उस्मान का सोमवार तड़के यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें उस्मान के प्रयागराज आउटर में होने की खबर मिली थी। नजदीक पहुंचते ही उस्मान ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उस्मान मारा गया और एक सिपाही घायल हुआ। उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को
गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। शूटआउट में शामिल 5 शूटरों में उस्मान पहला है जिस तक पुलिस पहुंच पाई है। पूरे मामले में अब तक पुलिस अरबाज जो कि हमलावरों का ड्राइवर था उसका एनकाउंटर कर चुकी है। उस्मान जिसका आज एनकाउंटर किया है, उस्मान शूटर है। इसके अलावा पुलिस सदाकत खान जिसके कमरे में बैठ करके पूरी साजिश रची गई थी उसको गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब जो बाकी 4 शूटर हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसमें जो गुड्डू मुस्लिम है वो अब तक फरार है। गुड्डू मुस्लिम वीडियो में बम मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा मोहम्मद गुलाम साबिर अब तक फरार है। इस पूरे मामले में माफिया अतीक अहमद का बेटा भी फरार है। अतीक अहमद का बेटा भी शूटआउट में शामिल था। उसका नाम असद अहमद है। असद अहमद के ऊपर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है। पुलिस ने उस्मान से पहले शूटरों के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर किया था और साजिशकर्ता सदाकत खान को गिरफ्तार किया था। आज जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं। आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। यूपी पुलिस 11 दिनों से शूटरों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अब तक हत्याकांड से जुड़े 11 लोगों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर चुका है, जिसमें से एक घर में माफिया अतीक अहमद का परिवार रहता था। प्रयागराज से सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आश्रम से आना जाना अब आसान होगा। दिल्ली में अगर आप रहते हैं और यहाँ से आपकी गुजर होती है तो आपके लिए सफर थोड़ा आसान हो गया है। दिल्ली में आश्रम चौक के जाम से अब यहां के जो लोग हैं उनको निजात मिलने वाली है, क्योंकि 2 बार डेडलाइन मिस होने के बाद आज आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर एक्सटेंशन है, इसके जरिए अब डीएनडी का रास्ता सिग्नल फ्री हो गया है और फिलहाल इससे छोटे और हल्के वाहन ही गुजर सकेंगे। 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहां पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लोगों को थोड़ी तकलीफ तो हुई इस दौरान, क्योंकि काफ़ी आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। हफ्तों से इंतजार था इस चहल पहल का। यह है सिग्नल फ्री आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। इंतजार लंबा रहा लेकिन दूरी घटने वाली है, क्योंकि इस पर सिग्नल की कोई रोक टोक नहीं। आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ने वाला 1.4 किलोमीटर लंबा आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन डीएनडी को जोड़ता है। अभी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पे लाइट व्हीकल्स चलेंगे। जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी। दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं। उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं। तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। करीब 3.5 लाख गाड़ियां रोजाना महारानी बाग और आश्रम के इस रास्ते से गुजरती हैं और जनवरी से एक्सटेंशन का काम शुरू होने के बाद ये रास्ता जाम में जकड़ा हुआ कुछ यूं दिखने लगा।
हालांकि जाम से आश्रम चौक का नाम पुराने वक्त से जुड़ा है। मैंने देखा ये तो खुल गया है, तो मैंने इसी पे आज तो आसान हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत आनंद आया इस रोड पे चलने में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी खुशी हो रही है, ये एवरी डे का घंटों खराब करता था। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी सक्सेस होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। 164 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन दक्षिणी दिल्ली के रास्ते नोएडा जाने वाले या फिर उधर से दक्षिणी दिल्ली आने वालों की मुश्किल भरी राह आसान करेगा। इसको खोलने की पहली डेडलाइन 15 फरवरी थी, फिर 28 फरवरी हुई और अब 6 मार्च को आखिरकार ये काम पूरा हो सका। जाम में जकड़ी दिल्ली को लेकर आज की ये कोशिश है। लगातार बढ़ते ट्रैफिक के बोझ के मद्देनजर आज की ये कोशिश कल को लेकर भी है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार की इस सोच के जरिए लोगों के समय की बचत होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। परिमल, काफ़ी इंतज़ार था लोगों को इस फ्लाईओवर का, क्योंकि बहुत जाम लगता रहा है आश्रम की जो ये जगह है यहाँ पर। तो ज़रा समझाइए कि कितनी अब आसानी होगी, कितनी सहूलियत इसके बाद हो जाएगी, और क्योंकि अभी भारी वाहन नहीं गुजर रहे हैं तो फिलहाल कितना असर ट्रैफिक पर दिख रहा है इसके खुलने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ताबिश ये देखिए कि किस तरीके से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये गाड़ियाँ दरअसल डीएनडी की तरफ से जो साउथ एक्स जाने वाला रास्ता है उधर से गाड़ियाँ हैं जो लगातार गुजर रही हैं। और ये जो रास्ता है बगल वाला, ये अब तक इसलिए नहीं खुला गया है और अभी खुलने वाला है, चंद मिनटों में खुल जाएगा, क्योंकि वो भी दिखाएंगे कैसे खुलने वाला है। इसी पे आगे अरविंद केजरीवाल ने आज सभा किया, यहाँ पे इनॉग्रेशन किया इस फ्लाईओवर का। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ काम हटने थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दूसरी तरफ, ये वो जगह है जहाँ पे क्रेन लगी हुई है और चंद मिनटों में हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड का कैरेजवे खुल जाएगा, एक साइड का नहीं। लेकिन हालत क्या होती थी आप नीचे देखिए, इधर दिखाइए, अगर पवन जी इधर दिखा सकें। कुछ इस तरह की हालत होती थी। आप इससे समझ सकते हैं कि आश्रम का नाम इस तस्वीर से जुड़ा हुआ है। जो जाम की ये हालत है कुछ इस तस्वीर से जुड़ी हुई है। अब ये राह आसान होने वाली है। वो ट्रैफिक है जो सीधे जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि अभी नहीं खुला है, खुलने वाला है, तो इस वजह से वो नीचे जो क्योस है, जो ट्रैफिक का बोझ दिख रहा होगा, वो सीधे तौर पे आपको नजर आ रहा होगा। ये क्रेन यहाँ पे सामने में है। मैं कह रहा हूँ चंद मिनटों में ये खुल जाएगा। उसके बाद राह इस मायने में भी आसान हो जाएगी ताबिश, क्योंकि 1.4 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन है। आश्रम फ्लाईओवर से जो एक्सटेंशन वाला इलाका है, जो एरिया है, वो 1.4 किलोमीटर का है और ट्रैफिक से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। 3 रेड लाइट बीच में पड़ता है, वो 3 रेड लाइट का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से राह जो है वो आसान होने वाली है। और इधर दूसरी तरफ आप देखिए, लोगों को भी अगर दिखाएं तो जो लोग भी यहाँ पर रहते होंगे और इस रास्ते से गुजरते होंगे, न जाने उनके कितने साल बर्बाद हो गए होंगे इस जाम में फंसे यहाँ पर। तो ये अब जो है वो स्थिति, हाई टेंशन एक वायर है जिसकी वजह से हेवी व्हीकल की मनाही होगी, लेकिन जो हल्के वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, उनको आज से इस पे फर्राटे भरने की अनुमति है। अच्छा परिमल, एक चीज़ और यहाँ पर बताइए आप कि यहाँ पर जाम जो लगा करता था वो ये कि रिंग रोड पे मुड़ने वाले और डीएनडी पर जाने वालों की वजह से, तो इस पर जो लोग चढ़े वो सिर्फ जिनको डीएनडी की तरफ जाना है वही, या फिर आगे इसमें जगह भी है दूसरी तरफ जाने वालों के लिए? नहीं, सराय काले खां भी आप जा सकते हैं, डीएनडी भी जा सकते हैं। ये दोनों रास्ता रखा गया है। तो सराय काले खां की तरफ अगर आपको निकलना हो, किसी को मानकर चलिए कि राजघाट की तरफ जाना हो, तो सराय काले खां होते हुए राजघाट निकल सकता है। या बारापुला की तरफ जाना हो तो वो ले सकता है और उसके बाद नोएडा जा सकता है। तो ये राह जो है वो आसान हो गई है इस मायने में। और ये इंतजार जो है ताबिश बहुत लंबे समय से था इसका, और बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2020 का प्रोजेक्ट है, लेकिन जनवरी से काम एक्सटेंशन का होना शुरू हुआ था और अब जाके वो सहूलियत लोगों को मिलने वाली है। जिन लोगों से बातचीत हुई, 2 लोगों की बात आपने भी सुनी, लेकिन उससे ज़्यादा कई लोगों की बातचीत हमने रिकॉर्ड की, जिसमें ये पता चला कि कितनी खुशी है, क्योंकि जाम आपका समय ही नहीं बर्बाद करता है, आपको मानसिक तौर पे परेशान भी करता है, फ्यूल की भी बर्बादी होती है। तो इस तरीके से इस दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है उसको सीधे तौर पे लाभ भी लोगों को मिलने वाला है और उसकी सराहना भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिमल, बहुत शुक्रिया आपका। अगर सड़क पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो उससे वक्त तो बर्बाद होता ही है, उससे प्रदूषण भी फैलता है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि वो जाम में जो है फंसा रहे सड़क पर। तो सहूलियत लोगों के लिए है ये रास्ता खुलने के बाद, और जैसे कि परिमल बता रहे थे काफी वक्त से इंतजार भी इसका किया जा रहा था।
दिल्ली आबकारी घोटाले की अब बात करते हैं। आबकारी घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन की रिमांड के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि अब उन्हें सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई रिमांड पर रहने के बाद दिल्ली आबकारी घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया हंसते हुए कोर्ट रूम में पहुंचे। सिसोदिया को पेश करते ही सीबीआई ने कहा कि अब उन्हें रिमांड की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए सिसोदिया को जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हुई, मतलब सीबीआई जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी वो भी खत्म हुई, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि अभी के लिए मनीष सिसोदिया को आप न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, लेकिन ज़रूरत हुई तो मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेके सीबीआई फिर से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हर रोज एक ही तरह के सवाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। सिसोदिया कुल 7 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहे। ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए, तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जबरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई कि साहब जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। अब वो कैसे साबित करेगा? वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है। तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे। देखिए, ये 20 मार्च तो अभी तो जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो। कोर्ट का आदेश आते ही मनीष सिसोदिया को एक आम कैदी की तरह जेल वैन में तिहाड़ जेल ले जाया गया। दिल्ली सरकार में वो दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल गए हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी कई महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी, हालांकि तब उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। मनीष सिसोदिया अब एक आम कैदी की तरह तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं। उनकी सुरक्षा और निगरानी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अब 10 मार्च का दिन उनके लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई है। वहीं ये देखना होगा कि क्या ईडी उनकी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए कि किसानों को प्याज आखिर क्यों रुला रहा है। सही दाम नहीं मिलने से किसान काफी परेशान है। अब आपको किसानों की परेशानी से जुड़ी हुई एक खबर हम दिखाते हैं। नासिक के येओला तालुका में एक किसान ने 1.5 एकड़ में लगी अपनी प्याज की फसल को आग के हवाले कर दिया। दरअसल अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिलने से ये किसान परेशान था। किसान का नाम कृष्णा डोंगरे है और इस इलाके में प्याज की खेती करने वाले कई किसानों का ऐसा ही हाल है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव में प्याज तो आ रही है, लेकिन किसानों को दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हाल ये है कि ज्यादातर किसान घाटे में अपनी उपज बेचकर जा रहे हैं।
तो क्या वजहें हैं कि किसानों को सही दाम जो है उनकी फसल के नहीं मिल पा रहे हैं? सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। फिलहाल हम महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में हैं। अब ये एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है और फिलहाल जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑक्शन हो रहा है। जो प्याज है उसकी नीलामी हो रही है। अब आपको मैं बताता हूँ नीलामी कैसे होती है। जो किसान है वो इसी तरह से जो अपने ट्रैक्टर में अपने जो उपज है उसे लेकर आते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर रखते हैं और चलते चलते तुरंत यहाँ पर ऑक्शन हो जाता है। बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर अभी जो ऑक्शन है, जो नीलामी है, उसकी शुरुआत की गई है। अलग अलग जो यहाँ पर जो उनके भाव होते हैं या अलग अलग जो उपज के दाम होते हैं उस पर यहाँ पर चर्चा किया जाता है और उसी के ऊपर होता है। जैसे कि 300 कहा जा रहा है या और भी जो दाम है वो कहा जाता है और इसके ऊपर लोग आपस में नीलामी करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो प्याज है उसे बेचा जाता है। 362 रुपए में जैसे इन्होंने बेच दिया है, ऐसे अलग अलग जगहों पर जो किसान है वो अपना उपज बेचते हैं और बेचने के बाद यहाँ पर इन्हें एक बिल दिया जाता है। 362 रुपए के हिसाब से इन्होंने अपने उपज को यहाँ पर भेज दिया है और यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी है, छोटे क्वालिटी है, बड़े प्याज है और उस क्वालिटी पर भी निर्भर करता है कि उन्होंने किसे बेचा है। जैसे एक क्वालिटी ये हो गई, दूसरा उससे भी छोटा प्याज है उसकी क्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन्होंने अपने जो ये प्याज है इन्हें बेच दिया है। अब ये नीलामी हो चुकी है, ये चले जाएंगे और बाहर की तरफ आप देख रहे हैं दूसरी गाड़ियां रुकी हुई हैं वो इसके यहाँ पर आएंगे। अब हम पूछते हैं किसानों से, ठीक है काका कितीला विकलाय तुम्ही तुमचा प्याज? 712 ये है। तो मैंने इनसे पूछा आपने कितने में बेचा? अब मुझे बताओ ये आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्या हुआ? अभी नुकसान है। नुकसान है कितना? कम से कम कितना होना चाहिए था? अभी 1200 तो 1400 रुपए। 1200 से 1400 होने। 712 रुपए के यानी 7 रुपए के अनुसार इन्होंने 1 किलो प्याज बेचा है और इनका कहना है कि कम से कम 12 रुपए से 15 रुपए बिकना चाहिए। तो एक वजह जो दर्शकों को बतानी चाहिए, ये जो दो तरह के प्याज अभी आ रहे हैं, अर्ली खरीफ और लेट खरीफ। आपका कौन सा है? ये लेट खरीफ। लेट खरीफ। अब इसमें दिक्कत ये है, एक तो इसमें मॉइस्चर है। मॉइस्चर यानी ज्यादा धूप अगर लगे तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जिसकी वजह से किसान इसे ज्यादा समय रख नहीं सकते हैं। और इसी तरह से इस बार अर्ली खरीफ जो कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है और लेट खरीफ जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है, दोनों एक ही समय आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो प्याज की सप्लाई है वो बढ़ गई है, डिमांड कम है, इसके वजह से भी जो दाम है वो कम मिल रहे हैं। तुम्हाला अपेक्षित किती होते हैं पैसे? 2000 रुपए इन्हें चाहिए थे और इन्हें 691 रुपए मिले हैं, यानी 20 रुपए किलो बिकना चाहिए, ये कम से कम एक एवरेज किसान का कहना है। काका तुम्हें कितीला विकलाय? 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ। आणि किती तुम्हाला अपेक्षा किती होती? 12 15 18 से 15 पार होते। 18 से 20। हाँ। तो 5 रुपए किलो के उस पे बेचा है इन्होंने और 18 से 20 की अपेक्षा थी, उसमें इनका कुछ निकलता भी नाही। मला सांगा जर 500 रुपये किंवा 700 रुपयाला विकतात तो तुमचं काय काय येते, तुम्हाला किती नुकसान होतं? खर्च नुकसान कमीत कमी 1000 रुपयाचं नुकसान होते। 1200 पर क्विंटल। हो 500 गेले तर उनका कहना 500-700 में गया तो कम से कम एक क्विंटल पे 1000-1200 का नुकसान होता है। किसी भी किसान के पास आप जाएंगे, कोई भी किसान आपको खुश नजर नहीं आएगा और इसलिए ये जो प्याज है ये फिलहाल किसानों के आंसू निकालते हुए दिख रहा है। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का 5वां बजट जो है वो पेश किया और कार्यकाल के आखिरी बजट में चुनावी बजट की झलक यहां पर देखने को मिली। युवा, किसान, महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 6500 से 10,000 और सहायिकाओं को 7,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
और अब आपको कुछ होली के रंग दिखाते हैं। सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान होली के रंग में रंगे हुए नजर आए और सीमा पर यहां पर कड़ी निगरानी रखने वाले जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर होली खेली।